The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. December 2nd, 2010, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया जैसे वेल डेवलप्ड कंट्रीज को हरा के कतार पहला अरब कंट्री फीफा जैसे बड़े ग्लोबल इवेंट को होस्ट करने वाला था। मिडिल ईस्ट में लोकेटेड ये देश में फीफा होस्ट करने लायक स्टेडियम तक नहीं था और ना होने का कारण भी है, कतार कोई फुटबॉलिंग नेशन नहीं था। तो फिर कैसे कतार जैसे एक छोटा नॉन फुटबॉलिंग नेशन में दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और क्या राज है जो कतार दुनिया से छुपा रहे थे? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। कतार रेगिस्तान में मौजूद एक छोटा पर अमीर देश है और ज्योग्राफिकली यह दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड में लोकेटेड है। 1970 में आजादी के बाद कतार बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ अमीर देश बन गया था, जो कि कोई दूसरे नॉर्मल देशों से एक्सेप्शनली फास्ट था। आमतौर पे जब कोई देश अमीर होता है तो उसके आसपास के देशों से इमिग्रेंट्स आते हैं उस देश के कम सैलरी वाले काम, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, मैनुअल लेबरिंग, केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे फील्ड्स में, जो कि हर अमीर देश में होता रहता है। पर कतार जब अमीर बन रहे थे तो उनके आसपास के देश भी तेजी से अमीर बन रहे थे, इसलिए वो चीप लेबर कहीं और से ढूंढ रहे थे और जल्द ही दुनिया के कई देशों से भर भर के लोग आने लगे, जिस वजह से कतार में एक टेंशन पैदा हुई। अपने सिटीजन्स के लिए कतार आलीशान सुविधाएं दे रहे थे, फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन, गारंटीड जॉब्स, सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, अर्थात अगर आप कतारी हो तो आपको बस कतारी होने के पैसे दिए जा रहे थे। पर इन माइग्रेंट वर्कर्स को कतार ऐसे सुविधाएं नहीं देना चाह रहे थे, तो इन्होंने कफाला सिस्टम की शुरुआत की। ये वर्ड याद रखिए क्योंकि वीडियो के बीच में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिस्टम में एम्प्लॉयर्स इन वर्कर्स को स्पॉन्सर करते हैं ताकि ये कतार में काम कर सके, पर इन वर्कर्स को सिटीजनशिप नहीं दिया जाता था। इसी कफाला सिस्टम के ऊपर कदम रख के कतार ने अपना नींव मजबूत किया था। चलिए अब थोड़ा पीछे जाते हैं। The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. इस मोमेंट को फिर से देखिए। जैसे ही कतार डिसाइडेड हुआ फीफा को होस्ट करने के लिए, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड था, इंस्टेंटली कतार के पास बहुत काम आ गया। फीफा वर्ल्ड कप जनरली जून जुलाई के महीनों में ऑर्गेनाइज किया जाता है, पर गल्फ कंट्रीज में जून जुलाई के महीनों में टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है, जो कि स्पोर्ट्स के लिए आइडियल टेम्परेचर नहीं है। जाहिर सी बात है कि वेस्ट से आने वाले कोई भी प्लेयर्स ऐसे टेम्परेचर्स पे परफॉर्म नहीं कर सकता है, इसलिए फीफा ने अपने कैलेंडर को चेंज करके कतार के लिए नवंबर दिसंबर में शिफ्ट करा दिया। इतने गर्मी के वजह से कतार भी कभी फुटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं रहा है और ग्लोबली फुटबॉल में एक लो रैंकिंग नेशन है, इसलिए ये बिडिंग जीतना दुनिया को हजम नहीं हो रहा था। इसी बात पे कई सारे इन्वेस्टिगेशंस किए गए हैं और रिजल्ट्स जो आए वो पूरे दुनिया को हैरान कर दिया। पता चला कि कतार ने वोटिंग करने वाले प्राइवेट मेंबर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को मोटा रिश्वत दिया था। इनफैक्ट ये रिश्वत की स्टोरी पे एक अच्छा खासा नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री बन सकता है। फीफा एथिक्स कमेटी के माइकल गार्सिया इस इन्वेस्टिगेशंस के हेड रहे थे। कतार फ्रॉड इंटर गवर्नमेंटल डील्स करते हुए पाए गए हैं फ्रांस, ब्राजील और थाईलैंड के साथ। जब भी इन देशों के बीच नॉर्मल बिजनेस डील्स होता था, उन्हीं के बीच में कतार फीफा टूर्नामेंट के लिए सपोर्ट खरीद लेते थे। इनफैक्ट जब फीफा के एक्स प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर ने इस मुद्दे को एक्सपोज करने की कोशिश की, तब कतार ने उन्हें भी ब्राइब करके चुप करा दिया।
और 2 दिसंबर 2010 में कतार को फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। जाहिर सी बात है, अगर एक नॉन फुटबॉलिंग नेशन फीफा जैसे बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगा तो उसे पहले एक वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की निर्माण भी करनी होगी, जिसके लिए ढेर सारा पैसे की जरूरत है। 2010 में कतार में सिर्फ एक ही मेजर स्टेडियम मौजूद था। नेचुरली कतार के पास बस 12 साल ही था वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने के लिए। इस प्रोजेक्ट में शामिल था 8 नए स्टेडियम की निर्माण, सड़कें और रेलवे नेटवर्क्स, एयरपोर्ट्स की एक्सपेंशन और सबसे इंपॉर्टेंट करीबन 10 लाख विजिटर्स का अकोमोडेशन। रिपोर्ट्स के अनुसार ये ऑयल रिच नेशन ने तकरीबन $229 बिलियन इन्वेस्ट किया है इस वर्ल्ड कप के लिए, जो कि 2018 का वर्ल्ड कप से लगभग 16 टाइम्स ज्यादा है, जो रिपोर्ट्स के अनुसार रशिया ने इन्वेस्ट किया था। कतार के फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा था कि हर हफ्ते कतार में लगभग $500 मिलियन तक खर्चे हुए हैं, जिसमें से मेजर एक्सपेंस रहे हैं स्टेडियम्स में फैंस और प्लेयर्स के लिए कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। और सिर्फ प्लेयर्स और फैंस के लिए ही नहीं, ये कूलिंग सिस्टम ग्राउंड में लगाई हुई ग्रास के लिए भी है, जो स्पेशली यूएस से इंपोर्ट किया गया है। इन आर्टिफिशियल टर्फ्स के लिए स्पेशल कूलिंग और वाटरिंग की जरूरत है अपने पीक कंडीशन में रहने के लिए, पर इन सबको हकीकत बनाने के लिए कतार को चाहिए था एक मैसिव मैन पावर। हजारों की तादाद में वर्कर्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों से यहाँ आए थे देश के कुछ एजेंसीज के थ्रू। इन देशों में ज्यादा आबादी और कम जॉब अपॉर्चुनिटीज होने के कारण बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में एक आदमी को कैसे भी करके अपने फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। इन कारणों का फायदा उठा के ऐसे रिक्रूटमेंट एजेंसीज उनसे करीबन $4,000 यानी लगभग 3,25,000 इंडियन रुपीस लेते थे। इसका मतलब काम शुरू करने से पहले ही ये वर्कर्स कर्जे में डूबे रहते थे। इसी सिस्टम को कफाला सिस्टम कहते हैं, जो वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था। इस अरेबिक टर्म का मतलब है स्पॉन्सरशिप सिस्टम, यानी कोई वर्कर्स जो इन गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, उनका पूरा कंट्रोल इन स्पॉन्सर्स के हाथों में रहता था। इसका मतलब माइग्रेंट वर्कर्स अपने मर्जी से रिजाइन नहीं कर सकता था, अपने मर्जी से जॉब चेंज नहीं कर सकता था, उनका पासपोर्ट जब्त किया जाता था, और हैरानी की बात यह है कि अगर एम्प्लॉयर स्ट्रिक्ट होता था तो वर्कर्स को उनके मर्जी से अपने घर भी नहीं जाने देते थे। इसे स्पॉन्सरशिप सिस्टम ना कह के मॉडर्न डे स्लेवरी कह सकते हैं। इन माइग्रेंट वर्कर्स को 2016 तक गर्मियों के दोपहर में भी काम कराया जाता था, जब टेम्परेचर तकरीबन 45 डिग्री तक पहुंच जाता था। रुमाल हेर्नुहोस्, भित्र रुमाल हालेर यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् कसरी पसिना कसरी चुइन्छ। अब बस इतना ही नहीं, कोविड के समय में भी इन्हें ओपनली काम कराया जाता था। मिरर के एक आर्टिकल के अनुसार 2016 में जो वर्कर्स खलीफा स्टेडियम में काम कर रहे थे, उन्हें महीने के बस 750 कतारी रियल्स मिल रहे थे, जो कि 2016 में 13,000 इंडियन रुपीस के आसपास था। ये अमाउंट बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया जैसे देशों में एक लेबर के लिए बहुत होता है, क्योंकि साउथ एशिया के इन देशों में लेबर्स ज्यादा कमा नहीं पाते। पर बुरी बात यह है कि माइग्रेंट वर्कर्स को महीनों तक सैलरीज नहीं दिए जाते थे, और इसके ऊपर वर्कर्स को जो जगह रहने के लिए दिए जाते थे, मोस्टली वो गंदा, असुरक्षित और बिल्कुल रहने के लायक नहीं था। बड़े सपने और अपने परिवार के हालत सुधारने के लिए ये वर्कर्स अपने घर, अपने परिवार छोड़ के कतार तक गए तो थे, लेकिन कहीं ऐसे भी रहे जो अपने परिवार को अपनी कहानियां सुनाने के लिए जिंदा नहीं बच पाए। ये है नंदा काली देवी। इनके पति कतार में ड्राइवर थे। वर्षमा 2 वर्षमा एकचोटि आउनुहुन्थ्यो, 2 महिनाको छुट्टी लिएर। अनि गएको 4 वर्षमा लास आएको, आएर गएको 4 वर्ष भन्नुहुन्थ्यो। आठ हजार भनेकै बुढाको, बुढे कसको आठले